आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ब्रेथ, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर ये 10th है। इसमें हम लोग देखते क्या हैं कि ब्रेथ, सबसे पहले ब्रेथ के कुछ थ्योरम्स भी हम लोग देखेंगे इसमें, और उससे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। परिभाषा ब्रेथ की क्या हो सकती है? बहुत लोगों को लगता है कि ब्रेथ गोल सा आकार है या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि हाँ गोला खींच लिए तो उसको ब्रेथ कहते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट परिभाषा तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा परिपथ जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी चारों ओर से बनाता हो, उसे वृत्त कहते हैं। उसे वृत्त कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर एक बिंदु को हम लोग मानते हैं तो इसका एक निश्चित दूरी r को लेते हैं, तो इसी निश्चित दूरी से हर तरफ का दूरी एक ऐसा परिपथ तैयार करेगा जो कि गोलाकृति देता है। तो इसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी बनाने वाले परिपथ को ही हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक है। अब इस आकृति में हम लोग बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। ये देखने में छोटा सा लगता है लेकिन है ये बहुत काम की चीज। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए कि इस परिपथ के चारों ओर जो बाउंड्री लगा हुआ है, सबसे पहले तो इसको हम लोग कहेंगे सेंटर, जिसको हम लोग केंद्र का नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद सेंटर से किसी भी पॉइंट जो कि उसके परिपथ पर लिया गया हो, तो सी से पी यानी कि सीपी को हम लोग त्रिज्या का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस भी कहते हैं। ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑन परिपथ और आर इसका डिस्टेंस सीपी का, जिसको त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा चीज निकल के आती है। क्या क्या? तो ये जो गोला बाउंड्री है, जो गोल परिसीमाएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिमाप। तो इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। और इसका जो सबसे और क्या होता है कि जब किसी वृत्त को हम लोग किसी एक लाइन से काटते हैं, तो उस लाइन से काटा हुआ जो इसका टुकड़ा बचता है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं जीवा। तो जीवा वृत्तखंड का निर्माण करता है। तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है, सबसे बड़ा जीवा व्यास कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर कहते हैं। और व्यास ऐसा है कि व्यास का अगर आधा लिया जाए, d इसको कहेंगे, तो d/2 बराबर हम लोग r लिखते हैं, यानी कि ये रेडियस है, त्रिज्या। तो सबसे बड़ा जीवा को हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा जीवा को व्यास लिखेंगे और व्यास का आधा त्रिज्या हम लोग काउंट करेंगे। अच्छा, ये जो व्यास है, सबसे पहला सवाल आता है कि कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? तो अनंत। त्रिज्या, त्रिज्या अनंत, तो व्यास भी अनंत हो जाएगा। व्यास भी अनंत, कितने बन सकते हैं? तो अनंत। जीवाएं कितनी? जीवाएं, तो ये भी अनंत।
अगर बात किया जाए तो कितने वृत्तखंड बन सकते हैं, तो जब भी कोई जीवा बनाता है वृत्तखंड तो उस वृत्तखंड से जीवा जो वृत्तखंड बनाएगा तो कोई भी जीवा 2 ही वृत्तखंड बना पाता है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा जो बट रहा है ये 2 पॉइंट पे बटेगा। 2 पॉइंट पे बटेगा तो 2 पॉइंट के चलते ये पहला वृत्तखंड और ये दूसरा वृत्तखंड। जो देखने में बड़ा रहता है उसको दीर्घ वृत्तखंड या बड़ा वृत्तखंड कह सकते हैं। तो वो तो नाम में नहीं जाना है, नाम से कुछ ज़्यादा ये नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि हम लोग को मैथमेटिक्स तौर पे हम लोग को ये समझना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल आगे निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, तो वो धीरे धीरे आएगा। तो सवाल ये उठता है कि त्रिज्याएं कितनी, तो अनंत, व्यास कितनी, तो अनंत, जीवाएं कितनी, अनंत। अगर हम बात करें कि वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, तो ये एक जीवा का ही दशा है। इसी जीवा का एक ऐसा दशा है जो कभी न कभी उसको शिफ्ट करते जाएं किसी पॉइंट पे, तो कोई एक पॉइंट पर जाकर के वो उसी पे लाई करने लगा, यानी कि एक जगह पे प्रतिच्छेद करने वाला रेखा को ही हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर किसी वृत्त में एक जगह प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसा है जहाँ पे एक ही पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्पर्श कर रहा है, वो प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, इसलिए इस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जीवा का ही एक ऐसा दशा है कि वो एक पॉइंट पे जाते जाते क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। अच्छा, 2 स्पर्श रेखा समानांतर हो सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग कहें कि स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है पॉसिबल समानांतर, तो 2 ही रेखा समानांतर हो सकती हैं। यानी कि एक रेखा ये है तो दूसरा रेखा इसके चारों तरफ का, इसको अगर ऊपर ले करके इस पॉइंट को एकदम पैरेलली बढ़ाते जाएं तो इस पॉइंट पे मिलेगा इसका स्पर्श रेखा, यानी कि ये पैरेलल ये पैरेलल, ठीक है। तो यानी कि 2 ही समांतर स्पर्श रेखा संभव है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं, या स्पर्श करने वाली रेखाएं कितनी तरह से समांतर हो सकती हैं, तो बस 2 ही, क्योंकि एक पॉइंट का दूसरा अपोजिट पॉइंट एक ही मिल सकता है, 2 अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो 10.1 का जो क्वेश्चन है, 10.1 आप लोग देखिएगा अपने बुक में, तो आपके बुक में वो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे पहला है कि स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती हैं, तो वो तो आपको मैंने अभी बता दिया। सेकेंड का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो पहला का 1 हो जाएगा। फिर है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, इसको जीवा कह देंगे, ठीक है। 10.1 का पहला का आंसर 1, दूसरा का आंसर जीवा। तीसरा में जो क्वेश्चन है, ये एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, तो 2। फिर चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इसको तो नाम में ही इसका छिपा हुआ है आंसर, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, कुछ और बचे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से पर स्पर्श रेखा है, तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितनी है। तो देखिए ये सेंटर है, अगर है यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका फिगर, बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ है, तो ये P और ये Q। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर
और पी क्यू की लंबाई है, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिए कि स्पर्श रेखा पर कोई भी अगर त्रिज्या खींच रहा है तो वो लंबवत होती है, ठीक है। ये वाला चीज़ ये वाला चीज़ लंबवत होती है। तो लंबवत जो है यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं, भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग को तो क्या निकालना है? इसका तो आधार निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस लंब कितना हो जाएगा? लंब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार निकालना है। स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 125, ठीक है। तो 144 में 25 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 14 5 9 और 13 2 11 119, रूट 119 का सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये आंसर दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी बुक में लेके चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे 119 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर ये है। फिर इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दीर्घ स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। तो जाहिर सी बात है, इसका तो साफ सा आंसर है अगर हम लोग बना पाएँ तो ये है दो समांतर रेखा, तो एक ये और एक ये। एक समांतर रेखा ये पी पे है और एक समांतर रेखा ये छेदक रेखा है, यानी कि एक वृत्तखंड का निर्माण कर रहा है और एक स्पर्श रेखा है। तो इसी तरह का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये कंपास के थ्रू बनाना है, यानी कि जिसको हम लोग डेढ़ सुइया कहते हैं, वो डेढ़ सुई का यूज करके हम लोग पेंसिल के थ्रू बनाएंगे। तो इसको हम लोग कभी वैसा फुर्सत मिला तो इसके बारे में बता देंगे कि कैसे बनाना है। वैसे बहुत ही ईजी है, आप समांतर स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 10.1 को तो हम लोग बना चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10.2 एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का स्थिति है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।